नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत एक नई सीरीज का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न कराए जाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि इन प्रश्नों की उपयोगिता अन्य राज्यों के पीसीएस एग्जाम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और बीईओ के एग्जाम के लिए भी समान रूप से उपयोगी होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में है। याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका जवाब होगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये योजना उद्योगों के विकास, समाजवादी समाज की स्थापना, रोजगार के अवसर में वृद्धि, ऊर्जा व परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल देने के लिए चलाई गई थी। याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए, यहां पर तदर्थ शब्द का मतलब होता है एडहॉक। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति न होने की दशा में तदर्थ अर्थात एडहॉक के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसी भी न्यायाधीश को इस पद पर आने के लिए अनुरोध करने से पूर्व उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श और राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है G20 से संबंधित। पूछा जा रहा है कि G20 में कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन ये समूह शामिल है। याद रखिएगा, जो G20 है ये विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, G20 में अगर हम जो शामिल देश हैं उनका वैश्विक व्यापार में अगर योगदान देखें तो G20 का वैश्विक व्यापार में लगभग 75% योगदान है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व है। क्लियर है? याद रखिएगा, G20 का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में HFMD के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप HFMD का फुल फॉर्म देख लीजिए। H फॉर हैंड है, F फॉर फुट, M फॉर माउथ एंड D फॉर डिजीज। यानी HFMD ये पूछा जा रहा है कि जो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है ये किस वायरस के कारण होता है, तो याद रखिएगा ये कॉक्स सैकी वायरस के कारण होता है। क्लियर? किस वायरस के कारण? कॉक्स सैकी वायरस के कारण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 50वां सुमंग लीला पारंपरिक त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में 50वां सुमंग लीला पारंपरिक त्योहार मनाया गया। यहां पर जो सुमंग शब्द है इसका अर्थ होता है आंगन और लीला का अर्थ होता है खेल। याद रखिएगा, ये जो त्योहार है इसमें जो खेल का आयोजन होता है ये दर्शकों से घिरे हुए खुले प्रांगण में आयोजित किया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सुमंग लीला खेल में सभी पात्रों की भूमिका पुरुष पात्रों के द्वारा अदा की जाती है। यहां तक कि महिला पात्रों की भी जो भूमिका है वो भी पुरुष पात्रों के द्वारा ही अदा की जाती है। पहली बार जो सुमंग लीला पारंपरिक त्योहार मनाया गया वो 1918 में आयोजित किया गया था। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के संदर्भ में, तो याद रखिएगा एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो एनसीआरबी की स्थापना है ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मुंतखब उत तवारीख के लेखक बदायूनी है। यहां पर बदायूनी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अकबर की नीतियों का मुखर आलोचक कौन था और अकबर को काफिर तक किसने कहा, तो याद रखिएगा बदायूनी जो था ये अकबर की नीतियों का प्रखर आलोचक था और बदायूनी ने ही अकबर को काफिर कहा था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में नाइजीरिया के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जो नाइजीरिया देश है ये अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। यदि आपसे नाइजीरिया की राजधानी पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। याद रखिएगा, नाइजीरिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार का भी ये स्रोत माना जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यदि हम नाइजीरिया की सीमा को देख लें तो इसके उत्तर में नाइजर है, नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर की गिनी खाड़ी है, नाइजीरिया के पूर्व में चाड है और नाइजीरिया के पश्चिम में बेनिन है। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, हाल ही में नाइजीरिया के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की थी और उनके द्वारा भारत में जो भारतीय कपड़ा उद्योग है उसके साथ मिलकर नाइजीरिया के कपास एकीकृत उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 13वां अभ्यास वज्र प्रहार है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 13वां अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। और याद रखिएगा ये जो अभ्यास वज्र प्रहार है, ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार है, उसमें बेस्ट फिल्म लोकप्रिय श्रेणी में किसको दिया गया? तो याद रखिएगा शेरशाह फिल्म को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म लोकप्रिय की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर बनेगी? तो याद रखिएगा जो पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना है, ये पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनेगी। याद रखिएगा ये 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इससे उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया के साथ समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे जो पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना के तहत उत्पादित बिजली होगी, उसकी बिक्री के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया के बीच समझौता हुआ है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई। याद रखिएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मिनी रत्न श्रेणी 1 के दर्जा प्राप्त कंपनी है। याद रखिएगा ये जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 131 अर्थात 131 में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यहां पर प्रश्न उठता है कि मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका मतलब है कि इस मामले में किसी भी वाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही की जा सकती है। क्लियर? अब देखिए आगे आप ये जो मूल क्षेत्राधिकार हैं, इसके तहत क्या क्या मामले आते हैं, इनको भी समझेंगे। याद रखिएगा इन मामलों के जो भी विवाद होंगे, उसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकती है। और एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को संघीय मामले से जुड़ी अधिकारिता प्राप्त है, उसी के समान ये भी सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि मूल अधिकारिता के तहत किस तरह के मामले आते हैं। याद रखिएगा मूल अधिकारिता के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के मामले आते हैं। पहला मामला भारत सरकार बनाम एक या एक से अधिक राज्यों का मामला हो। दूसरा है एक या एक से अधिक राज्य बनाम एक या एक से अधिक राज्य का मामला हो। तीसरा मामला क्या है? भारत सरकार एक राज्य या एक से अधिक राज्य बनाम एक राज्य या एक राज्य से अधिक का मामला हो। ये सभी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EACPM के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया गया है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसको आप EACPM के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने भी मिलकर इस रोड मैप को तैयार किया है। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप है, ये प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर द्वारा तैयार किए गए प्रतिस्पर्धात्मकता फ्रेमवर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर के द्वारा तैयार किए गए फ्रेमवर्क पर। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो रोड मैप है, ये 4S सिद्धांतों पर आधारित नीतियों के आधार पर वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाला राष्ट्र बनाने का मार्ग देता है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो इंडिया @100 के लिए जो प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप तैयार किया गया है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 4S सिद्धांत पर आधारित है। और इसका लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाला राष्ट्र बनाया जाए। अब इसमें 4S में कौन कौन शामिल है? तो याद रखिएगा इसमें पहले S का मतलब है सोशल प्रोग्रेस, दूसरे S का मतलब है शेयर्ड, तीसरे S का मतलब है सस्टेनेबल और चौथे S का मतलब है सॉलिड। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तबकात-ए-नासिरी की लेखक कौन? तो याद रखिएगा तबकात-ए-नासिरी के लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए करंट से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि अंगोला में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो याद रखिएगा अंगोला में जोआओ लैरेंको ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। क्या नाम है इनका? जोआओ लैरेंको। याद रखिएगा ये जो जोआओ लैरेंको है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? MPLA। क्लियर? ये अंगोला के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। याद रखिएगा अगर हम अंगोला की बात कर लें तो अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश है। यदि आपसे अंगोला की राजधानी पूछा जाए तो आपका जवाब होगा लुआंडा अंगोला की राजधानी है। अगर हम अंगोला की सीमा को देख लें तो याद रखिएगा अंगोला के उत्तर पश्चिम में कांगो गणराज्य है, अंगोला के उत्तर और उत्तर पूर्व में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अंगोला के दक्षिण पूर्व में जाम्बिया है, अंगोला के दक्षिण में नामीबिया है और अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? सेर्वावैक CERVAVAC,
किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। क्लियर है? तो याद रखिएगा क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एचपीवी। इसके लिए जो वैक्सीन है उसका क्या नाम है? सेर्वावैक, CERVAVAC। और ये किससे संबंधित है? तो ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। याद रखिएगा इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात SII द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो नुआखाई उत्सव है ये पश्चिमी उड़ीसा का एक फसल आधारित अर्थात कृषि आधारित उत्सव है। नुआ का अर्थ क्या होता है? नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना, अर्थात ये नई फसल के आगमन और धरती मां के वंदन का पर्व है। क्लियर है? क्या नाम है? नुआखाई उत्सव। याद रखिएगा ये जो नुआखाई उत्सव है ये पश्चिमी उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से में मनाया जाता है। अगला है पोषण अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहां पर सबसे पहले पोषण के फुल फॉर्म को समझना आवश्यक है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पोषण का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा ये जो पोषण अभियान है इसकी शुरुआत मार्च 2018 में की गई। कहां से की गई? तो राजस्थान के झुंझुनू से। याद रखिएगा पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों के सुधार करने के लिए चलाई गई है। यदि हम पोषण अभियान के लक्ष्य की बात करें तो पोषण अभियान का लक्ष्य था कि 2022 तक 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग का मतलब उम्र के हिसाब से कम कद का होना, इसको कम करके 38.4% से कम करके 25% तक लाना। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो जो पोषण अभियान चलाया गया इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 तक 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें स्टंटिंग की जो 38.4% की दर है उसको कम करके 25% तक लाया जाए। अगर हम पोषण अभियान की बात करें कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है तो याद रखिएगा ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण 2.0 की शुरुआत की जा चुकी है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह था ये कब मनाया गया? तो 1 से 30 सितंबर के बीच 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले प्रश्न में सर्टेन के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो सर्टेन के फुल फॉर्म को देख लीजिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। याद रखिएगा ये जो सर्टेन है इसका गठन 2004 में किया गया था और सर्टेन देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अगर हम करंट में इसके डेवलपमेंट को देखें तो याद रखिएगा हाल ही में सर्टेन ने एक साइबर सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया है। उस साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? सिनर्जी। याद रखेंगे। और ये जो सर्टेन के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया गया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंसी टू काउंटर रैंसम वायरस अटैक। बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंसी टू काउंटर रैंसम वायरस अटैक्स। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन है और न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्च है ये किस पर भारित होते हैं? तो याद रखिएगा ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 146 में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो अगर एक लाइन में इसको समराइज कर दें तो अनुच्छेद 146 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत की संचित निधि पर भारित करने का प्रावधान किया गया है। अब यहां प्रश्न उठता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन है इसका निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करती है। याद रखिएगा यहां पर एक बात स्पष्ट है, आपको याद रखना है कि संसद इन खर्चों पर बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती है। यहां एक कंडीशन और है कि वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है, इस स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो इन पूरी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय मानक समय। याद रखिएगा ये जो भारतीय मानक समय इसको शॉर्ट फॉर्म में IST कहा जाता है। याद रखिएगा स्थानीय समय की गणना इलाहाबाद वेधशाला के एक घंटा घर से की जाती है। यदि हम इस इलाहाबाद के वेधशाला के घंटा घर की अवस्थिति की बात करें तो ये अक्षांशीय जो इसका विस्तार है वो है 25.15 डिग्री नॉर्थ में और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा 1905 में इलाहाबाद मध्याह्न रेखा को भारत के लिए एकल समय क्षेत्र के लिए केंद्रीय मानक रेखा के रूप में चुना गया और इसे लागू 1 जनवरी 1906 को किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत की मानक समय है यानी IST जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात GMT से 5.5 घंटे आगे है। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और याद रखिएगा 1 सितंबर 1947 को IST को पूरे देश में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो तीस्ता नदी से संबंधित है। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो तीस्ता नदी है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है और ये कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा जो तीस्ता नदी है ये हिमालय के
पाहु हुनरी ग्लेशियर से निकलती है। सबसे पहली बात कि तीस्ता नदी पाहु हुनरी ग्लेशियर से निकलती है और भारत में सिक्किम राज्य से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, बाद में यह पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यदि हम तीस्ता नदी की सहायक नदी की बात करें तो रंगीत ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। यहां पर सबसे पहले आपको एनडीपीएस के फुल फॉर्म को देख लेना चाहिए। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो एनडीपीएस एक्ट है यह अधिनियम मादक पदार्थों के निर्माण, खपत जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। और याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत 1986 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। क्लियर? यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत 1986 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। याद रखिएगा, अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में कहीं भी भांग को प्रतिबंधित पेय या निषिद्ध पदार्थ नहीं माना गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे कोयले के प्रकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर कोयले के प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है पीट कोयला। याद रखिएगा, ये जो पीट कोयला है ये सबसे निकृष्ट रूप का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। दूसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है और लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा है ये 40 से 55% होती है। तीसरे स्थान पर बिटुमिनस कोयला आता है। ये मध्यम श्रेणी का कोयला होता है, यानी लिग्नाइट कोयले से अच्छा होता है। अगर हम बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% होती है। अगला है एंथ्रेसाइट कोयला। याद रखिएगा, ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है और एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो कोयला उतना सर्वोत्तम माना जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहां स्थित है तो याद रखिएगा ऊपरी दामोदर घाटी में भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो स्थित है। याद रखिएगा, कोयला जो है ये ज्वलनशील जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है और इन जीवाश्मों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि होता है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। याद रखिएगा, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना और उनका समग्र विकास करना। याद रखिएगा, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये कार्यक्रम राज्य इसका जो है प्रमुख परिचालक है, लेकिन केंद्र की तरफ से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसके तहत मुख्य रूप से 5 विषय को केंद्र में रखा गया है। अब इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5 विषय कौन है जो केंद्र में है? इसमें पहला विषय है स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और पांचवा है बुनियादी आधारभूत ढांचा। याद रखिएगा, हाल ही में नीति आयोग ने ये जो 5 प्रमुख विषय अभी चर्चा किए गए हैं इनके आधार पर हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो हरिद्वार जिला है इसको केंद्रीय पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं इनको आवंटित किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, इस प्रश्न में वेब पोर्टल सीएपीएफ ई आवास के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल है इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये जो वेब पोर्टल है सीएपीएफ ई आवास ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने का कार्य करेगी। आप सभी को बता दें कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है यानी एमएचए है इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात सीएपीएफ आते हैं। कौन कौन आते हैं? इसमें एआर अर्थात असम राइफल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी, ये 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो देश का वर्चुअल स्कूल है वो कहां पर लॉन्च किया गया तो याद रखिएगा, देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस देश के वर्चुअल स्कूल का नाम क्या है तो इसका नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल यानी DMVS। याद रखिएगा, इस देश के वर्चुअल स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्र की पढ़ाई की जाएगी। अगला प्रश्न है तारिक ए रशीदी के रचनाकार कौन है तो याद रखिएगा, तारिक ए रशीदी के रचनाकार मिर्जा हैदर दुगलात है। क्या नाम है? मिर्जा हैदर दुगलात। याद रखिएगा, ये जो तारिक ए रशीदी है इसमें बाबर के अंतिम दिनों, हुमायूं, शेर शाह के बारे में जानकारी मिलती है। और एक प्रमुख बात आपको ध्यान में रखना है कि तारिक ए रशीदी में ही 1540 के कन्नौज युद्ध जो कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ इसका सजीव वर्णन किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लीबिया से संबंधित। तो याद रखिएगा, ये जो लीबिया है ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। यदि हम लीबिया की सीमा की बात कर लें तो लीबिया के उत्तर में
भूमध्य सागर है। लीबिया के दक्षिण में नाइजर और चाड है। लीबिया के दक्षिण पूर्व में सूडान है। लीबिया के पूर्व में मिस्र है। लीबिया के पश्चिम में ट्यूनीसिया और अल्जीरिया स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है चक्रवात की उत्पत्ति स्थान के आधार पर उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला नाम दिया गया टाइफून का, तो याद रखिएगा ये जो टाइफून नाम है ये चीन सागर और प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात को टाइफून नाम दिया गया। हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन नाम दिया गया। क्लियर है? अगला है टॉर्नेडो। याद रखिएगा पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या नाम दिया गया? टॉर्नेडो। अगला है विली विली। ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को विली विली नाम से जाना जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो हिंद महासागर में आते हैं। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक सुपर टाइफून आया जिसका नाम क्या था? हीनाम नोर। क्या नाम था? हीनाम नोर। ये दक्षिण पश्चिम जापान, पूर्वी चीन और दक्षिण कोरिया के हिस्सों में आया था। क्या नाम था? हीनाम नोर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी आईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी वेटन वुड्स सम्मेलन में। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ की स्थापना 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। क्लियर है? यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या 190 है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे आईएमएफ के बारे में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है स्पर्श प्रणाली। याद रखिएगा ये जो स्पर्श प्रणाली है इसे 2021 में लागू किया गया था। यदि आपसे स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्पर्श का फुल फॉर्म होगा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा ये जो स्पर्श प्रणाली है ये रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक वेब प्रणाली है। क्लियर? इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट हुई। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।